हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के जो है इकाई 11 को। इसके पहले हम 10 इकाई तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट हमने बनाया है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमने उसमें जो है मूल्यांकन भी कराया है हर एक चैप्टर का, मतलब क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया है। तो चलिए आज हम देखते हैं। ये है अपना चैनल जिसका नाम है इट्स योर क्लासेस, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए देखते हैं हम आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, ठीक है ना, बंटन तथा आंकड़ों का आयत द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। जब हम इस एक्सरसाइज को पढ़ लेंगे तो हमें किस किस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी। अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों का बोध हो जाएगा, हमें बारंबारता का ज्ञान हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये पढ़ लेंगे हम। आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन का बोध और आयत चित्र से निष्कर्ष निकालने का ज्ञान। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन, मतलब आप लोग प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सूचनाएं समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न आदि के द्वारा मिलते रहते हैं। तो किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन सूचनाओं को क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़े किसे कहते हैं? किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए सूचनाओं को हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। मात्र आंकड़ों के संग्रह से हमें विशेष सूचना नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो आंकड़ों का संग्रह करने के बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करने की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है ना। जब हमको आंकड़े मिल जाएंगे तो उनको हमें सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। तो अव्यवस्थित आंकड़ों से परिणाम निकालने के लिए इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। तो इन आंकड़ों को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, है ना। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहले हम क्या प्राप्त करेंगे? सूचना प्राप्त करेंगे, है ना, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, जिन्हें हम क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। और फिर इन आंकड़ों का संग्रह करेंगे, मतलब इन आंकड़ों को हम इकट्ठा करेंगे, है ना, क्योंकि केवल आंकड़े से हमें विशेष सूचना नहीं मिल सकती है। फिर हम आंकड़ों का संग्रह करने के बाद आंकड़ों को क्या करेंगे? व्यवस्थित करना पड़ेगा हमें। तो व्यवस्थित करने के बाद हमें आंकड़ों से क्या मिलेंगे? परिणाम निकालने के लिए, है ना, व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये आंकड़े जो होते हैं जिनमें व्यवस्थित करेंगे, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला आपको पता है आरोही क्रम, आपको पता ही होगा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों की ओर जाना। क्लियर है ना? छोटे छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों की ओर जाना, आरोही क्रम। और दूसरा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम। दो प्रकार से हम आंकड़ों को क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। तो या फिर हम अवरोही क्रम, मतलब बड़े आंकड़े से छोटे की ओर जाएंगे, तो दो प्रकार से। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए देखिए, निम्न आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में प्रशिक्षुओं से व्यवस्थित कराया गया। देखिए जैसे दिया है 36, 15, ये दिए गए हैं आंकड़े अलग अलग, है ना। कोई डिजिट बड़ा है, कोई छोटा है, फिर बड़ा है, ऐसे करके दिया है। तो इसका आरोही क्रम, इन्हीं आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा? मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो ये देखिए सबसे छोटा जो है, जैसे आरोही क्रम में 6 है, फिर 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 40, 42, 48, 52 और 65। ये बढ़ता हुआ क्रम है क्योंकि आरोही क्रम है। या फिर इसको हम अवरोही क्रम में कर सकते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में। सही है ना? तो घटते हुए क्रम में ये जो आप बनाए हैं आरोही क्रम, इसको उल्टा लिखते चले जाएंगे, 65, 52, 48 ऐसे करते हुए। तो हम आंकड़ों को दो प्रकार से क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो आइए देखते हैं आगे। श्याम पट्ट पर देखिए, यहाँ पे दिखाए गए हैं कुछ आंकड़े। ये है क्रम संख्या। ठीक है, क्रम है 1, 2, 3, 4। क्रम संख्या में पसंदीदा फल का नाम क्या लिया गया? आम। यहाँ पे क्या बनाई गई हैं? लाइनें बनाई गई हैं, लकीरें। कितनी हैं? 16। तो लकीरों की संख्या कितनी है? 16। ऐसे सेब, है ना, सेब कितने हैं? 6 लाइन में, यहाँ पे इसको संख्या में दिखाया गया है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये आप जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं हम। उपरोक्त सारणी में खींची गई लकीरें, जो लकीरें खींची गई हैं ये सभी, ठीक है,
ये क्या है, उक्त फल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। तो देखिए सारणी से स्पष्ट है कि आम को 16, सेब को कितने 6, केला को 9, संतरे को 8 लोगों द्वारा पसंद किया गया है। ठीक है ना। आम को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हो जाएंगे यहाँ पे 16, सेब को पसंद करने वाले कितने 6, केला को 9 लोग पसंद कर रहे हैं और संतरे को 8 लोग। अतः हम कह सकते हैं कि आम की बारंबारता कितना है 16। बारंबारता का मतलब क्या होता है ना, कोई संख्या कितनी बार आई है, ये होता है बारंबारता का मतलब। जैसे यहाँ देखो आम है ना, आम की संख्या लकीरें कितनी है 16 है। ठीक है, तो ये 16 है, आम की बारंबारता कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, जितनी बार आया होगा वही उसकी बारंबारता है कोई चीज़। से सेब की कितनी है 6, केले की 9 और संतरे की बारंबारता कितनी है 8। क्लियर है ना। तो बारंबारता का मतलब होता है कि कोई संख्या कितनी बार आई है ना, उसी को लिखना ही क्या कहलाता है बारंबारता। और जो सारणी बनी है उपरोक्त सारणी को अवर्गीकृत आंकड़ों की क्या कहते हैं बारंबारता सारणी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी लिमिट नहीं लगी है कि 0 से 5, 5 से 10, तो वहाँ पे वर्गीकृत हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे डाटा मिलेगा इधर उधर, फिर बाद में उसको हम इकट्ठा कर लेंगे, तो ये होता है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो जो सारणी बनी है ये कौन सी है, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि बारंबारता वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई। मैंने भी बताया था बारंबारता का मतलब है क्या है कि कोई आंकड़ा या कोई संख्या कितनी बार आई है, रिपीट हुई है, ये है मतलब। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैली चिन्ह। टैली चिन्ह इसको आप देख लें क्योंकि क्वेश्चन में टैली चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं। उपरोक्त सारणी में जो भी हम देखे थे, खींची गई लकीरों की संख्या अधिक होने पर इनको बनाना व गिनना क्या होता है, सरल नहीं होता है। जैसे बिल्कुल से जैसे भी 16 था, 8 था, 9 था, लकीर थे, मान लो 1000 हो जाए तो 1000 बार लकीर थोड़ी ना खींचेंगे। तो ये बता रहा, इस कठिनाई को दूर करने के लिए इन्हें 5-5 समूह में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, ऐसे समूह में 4 खड़ी लकीरों को एक तिरछी लकीर है ना, इन चारों लकीरों को काटते हुए खींचते हैं। लकीरों की संख्या जब 4 से अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5 के लिए क्या करेंगे, ये है चिन्ह, इसको टैली चिन्ह कहते हैं। देखो 4 से ज़्यादा है, यहाँ पे 5 हो गया है, तो 4 लाइन तो हम खींच सकते हैं। जब 4 से ज़्यादा लाइन बनने लगेगी तो उसको हम क्या करेंगे, तिरछा ऐसे लाइनों को क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। सीधी लाइनें थी 4, इसको तिरछा काट कर देंगे। और ये जो चिन्ह बना है अब इसी चिन्ह को क्या कहते हैं, टैली चिन्ह कहते हैं। सही है ना। लकीरों की संख्या जब 4 से ज़्यादा होने लगेगी तब हम वहाँ पे एक उसमें तिरछी लाइनें खींचने लगेंगे, और ये तिरछी लाइनें जो ये चिन्ह बना पूरा अब ये क्या कहलाएगा, टैली चिन्ह कहलाता है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन पूरा, और आइए देख लेते हैं हम। देखो क्या दिया है ध्यान से, यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों की क्या दी गई है, बारंबारता सारणी बनानी है हमें। तो देखो कोई विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 के 28 छात्र हैं है ना, कि गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। कक्षा 6 में 28 छात्र हैं और उनमें गणित में प्राप्तांक कितना उनको अंक मिला है उसका विवरण नीचे दिया गया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे से दिया गया है। आप देखो यहाँ पे जैसे कि 15, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई लोग हैं जिनको 15 अंक मिला है, कई लोग हैं जिनको 25 मिला है, 22 मिला है। तो इसी का हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अवर्गीकृत है, इधर उधर बिखरे हुए डाटा हैं, इनको हम क्या करेंगे, अब इकट्ठा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे, और टैली चिन्ह का प्रयोग करके, कभी कभी तो ऐसे ही देकर कहता है कि टैली चिन्ह द्वारा आंकड़ों को दर्शाइए। तो देखिए टैली चिन्ह में जो वहाँ पे प्राप्तांक दिया गया था, क्रम संख्या 1 दी गई क्रम से है ना, 6 जो प्राप्तांक पाए हैं, अब 6 प्राप्तांक आया है तो 6 2 बार आया है। आप टेबल इसमें देख सकते हैं, टेबल में जो टेबल क्या दिए गए हैं, जो ये डाटा दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखो जूम करें, 6 2 बार है, वहाँ पे लिखा है 2 लाइन बनी है ना। तो देखो 6 एक बार यहाँ पर है और कहीं पर है, एक बार यहाँ पर है। 6 कितनी बार आया है, 2। सही है ना। तो इसीलिए 6 को 2 लाइन से दिखा दिया गया है। देखें आप इसमें, ये देखें 6 को कितनी बार, खड़ी लाइन में 2 बार, क्योंकि 2 बार 6 आया है। तो 6 की बारंबारता 6 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 2 हैं, तो इनकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है ना। जूम कर लेते हैं, आप क्लियर दिखेगा एकदम। ऐसे जब आप
सारणी को आप देखेंगे पीछे, तो वहाँ पे क्रम संख्या 2 में जो 11 प्राप्तांक पाए हैं, 11 अंक जो पाने वाले विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं? 2 हैं। मतलब 11 2 बार आया है। देखेंगे सारणी में तो यही मिलेगा। मतलब जो अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, जैसे 11 उसमें 2 बार आया था, ठीक है, तो 11 को 2 बार लिख दिया गया है। कितनी बार? 2 बार। अब देखो ये जो क्रम बनाया गया है, ये कौन सा क्रम है बताओ? आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ। देखो पहले 6 है, फिर 11 है, फिर 14 है ना। अब 14 कितनी बार आया है? 4 बार। कितनी बार आया है? 4 बार। तो 4 बार लाइनें खींच देंगे। ये टैली चिन्ह है, यही चिन्ह जो है टैली चिन्ह कहलाता है ना। तो ये हो गया। 15 जो है प्राप्तांक पाने वाले, मतलब क्रम संख्या 4 पे 15 की बात आ गई। तो यहाँ पे देखो 5 विद्यार्थी थे, है ना। कितने छात्र थे जिन्होंने 15 अंक हासिल किए थे? कितने थे? 5। तो अभी आपने पढ़ा था कि जब 4 से अधिक संख्या होने लगती है गिनने में, तो 5 अगर आई तो एक बार देखो 4 तो ये रहेगा ही रहेगा, इसको एक बार ऐसे कट कर देंगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 5, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे देखो 5। 4 बार तो रहता ही रहता है, 4 से जब ज़्यादा होगा तो उसको क्रॉस काटना पड़ेगा। तो ये 5 था, तो 4 तो खींचे थे, अब एक पढ़ रही थी तो एक बार लाइन कट कर दिया। ऐसे देखो यहाँ पे क्रम संख्या 5 पर 15 के बाद 22 प्राप्तांक, जो 22 अंक पाए हैं, कितने विद्यार्थी हैं? वो भी 5 हैं। तो ये देखो दिखाया गया है यहाँ पे। ऐसे 25 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 3 हैं। सही है, क्लियर है। तो ये ऐसे से दिया गया है, ये आप समझ लेंगे, इसमें कुछ नहीं। ये टैली चिन्ह है, ठीक है। तो कभी कभी आंकड़े दे देगा इधर उधर और कहेगा उसको टैली चिन्ह के द्वारा सारणी में समझाइए। तो आशा करता हूँ आप समझा लेंगे बहुत आराम से, कुछ है नहीं इसमें। अब हम देखते हैं इसे कहते क्या है जो पढ़ा आपने। इस प्रकार ऊपर दी गई सारणी को अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी अथवा बारंबारता सारणी कहते हैं। ये कैसी सारणी है? अवर्गीकृत आंकड़ों की सारणी है, बारंबारता की, ठीक है ना। क्योंकि देखे थे अभी ना आप कि ऐसे 11 2 बार आया था, 11 11, तो इसको हम यहाँ पे बना दिए हैं ऐसे टैली चिन्ह के द्वारा। और टैली चिन्ह में 4 से जब अधिक लाइनें बनेंगी तो उसको हम तिरछी लाइन से काटेंगे। सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है ना। आंकड़ों का वर्गीकरण, तो आइए देखते हैं। प्रशिक्षुओं से परीक्षा फल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करनी है, मतलब आप लोगों से। पहला है 100 अंकों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों की सीमा कितने से कितने अंकों तक है, ये पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है, तो अभी इसको पहले हम टेबल देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर दिया है, इसको देख लेंगे कि परीक्षा फल को विभिन्न श्रेणियों में विभाजन करने से परीक्षा की व्यवस्था करने में क्या सुविधा होती है, इसके बारे में सारणी कैसे बनाई जा सकती है। तो देखो प्रथम अंक में कितना दिया गया है? 60 से 100 प्राप्तांक का अंतराल दिया गया है कि जो प्रथम श्रेणी में पास होने वाले व्यक्ति हैं या स्टूडेंट हैं, उनका कितना है? 60 से लेकर, ये दिया गया है, मतलब प्रथम श्रेणी के लिए 60 से 100 के बीच में अंतराल चलेगा। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति क्लास में, कक्षा में, है ना, क्या हुआ है, प्रथम अंक हासिल किया है, तो 60 से 100 के बीच में नंबर पाएगा। द्वितीय है ना 45 से 59, क्योंकि 60 से कम हो जाएगा। और तृतीय जो स्थान पाएगा वो 33 से कितना? 44, और इससे भी जब कम कोई पाएगा तो क्या होगा? फेल होगा। तो ये दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि 60 से 100 वाले को क्या बोलते हैं? प्रथम, मतलब फर्स्ट आया है। और 45 से 59 नंबर के बीच में है, मतलब 45 या 45 से 59 के बीच में तक अगर नंबर है तो सेकेंड डिवीज़न आता है। ऐसे 33 से अगर 100 में से बात कर रहा है, ये कुल कितने, कुल मार्क कितने हैं? 100 में से कोई इतना पाता है तो ये दिया गया है, ठीक है। और 32 नंबर तक पाता है तो फेल हो जाएगा, ये मतलब है। तो इसमें तो फ़िलहाल इतना कुछ नहीं है, ये भी आगे देखते हैं हम। ये देखो अब क्या दिया है। उपरोक्त सारणी के आधार पर आंकड़ों को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे करते हुए 90 से 100 तक के वर्गों में विभाजित कराएं, मतलब कराना है। इन वर्गों में 10 को 0 से 10 वर्ग में ना रखकर वर्ग 10 से 20 में रखते हैं। कहने का मतलब है जो 10 है, 10 को 0 से 10 में नहीं लेंगे, 10 के बाद जो आएगा 10 से 20 में रखते हैं। ऐसे आपको बताना है, यहाँ पे ये पूरा दिया गया है, ठीक है ना, ये पूरा।
तो ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, 0 से 10, 10 के गैपिंग चलेगा, 10 से 20, 20 से 30 आदि हम बना सकते हैं। इसको बनाएंगे तो हम ऐसे 0 10 से 20 100 तक बनाना है, 90 100 तक। इसको हम इस वर्ग को हम 0 से 10, 8 से 18 और 20 से 24 आदि नहीं लिख सकते, मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम आगे। ऐसे क्वेश्चन आता है, फिक्स है एकदम एग्ज़ाम में कि आएगा ही आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया गया है कि प्रयास कीजिए, क्या दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप ध्यान से देखना क्योंकि उत्तर आपको देने हैं अभी। वर्ग अंतराल दिया गया है 100 से कितना 125, और ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है, ये देखो क्या दिया, वर्ग अंतराल रुपए में आय दी गई है, दैनिक आय मतलब डेली की इनकम है 100 से 125 रुपये पाने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब श्रमिकों की संख्या कितनी है 46, मतलब 46 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 100 से 125 रुपये के बीच में मिलता है। ऐसे 125 से 150 के बीच में पाने वाले कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है 23 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 125 या फिर 150 इसके बीच में ही रुपए मिलते हैं, ऐसे दिया गया है ये देखो, ठीक है। कितने का गैप चल रहा है अगर ध्यान से देखेंगे तो 25 का है ना, 25 का गैप करते हुए यहाँ पे बनाया गया है ये, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन इसी में बनेगा भी, आगे देखिएगा। ये 275 से 365 है, 300 से 325 23 है। आपने देख लिया, टेबल छोटी कर दें थोड़ा, ये देखें पूरी टेबल ये है, एक बार देख लें। उसके बाद क्वेश्चन आपसे करेंगे अभी हम, देख सकते हैं आप, क्लियर है ना। ये क्या है, इधर दैनिक मजदूरी है और ये क्या है श्रमिकों की संख्या, जैसे कि 54 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 150 से 175 रुपये के बीच में पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं इसमें से हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, वर्ग अंतराल की माप क्या है, वर्ग अंतराल मतलब गैपिंग कितने का चल रहा है बताएं, कितने का है 25 का, समझ रहे हैं ना। वर्ग अंतराल की माप कितने की है 25 की, क्योंकि अभी देखा था आपने कि 100 से कितना 125, फिर कितना है 125 से कितना 150, तो 25 का इसमें अंतराल चल रहा है, तो वर्ग अंतराल की माप कितनी है 25, समझ रहे हैं ना। फिर कह रहा है किस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है, तो आइए देख लेते हैं हम, किस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब ऐसा कौन सा वर्ग है जो सबसे अधिक बार आया है, बताएं। यहाँ पे ध्यान से देखो कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, देखो इधर सबसे ज़्यादा बारंबारता कहाँ लिखी है 130, यही तो है सबसे ज़्यादा बारंबारता। और इसका वर्ग कौन है, वर्ग अंतराल 175 से 200, तो हम बता देंगे क्या पूछ रहा है, किस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है, तो कौन सा वर्ग है 175 से 200, इसकी बारंबारता कितनी है 130, मतलब 130 श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने 175 से 200 रुपये के बीच में मजदूरी ग्रहण किया है, मतलब प्राप्त किया है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन, किस वर्ग की बारंबारता, तो कौन सा वर्ग है यहाँ पे 175 से 200 वह जो वर्ग है इसकी बारंबारता सर्वाधिक है। आगे, किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है ना। तो देख लेते हैं किस वर्ग की बारंबारता, मतलब बारंबारता सबसे कम किस वर्ग की है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ तक अगर देखें हम तो दो वर्ग मिल रहे हैं वास्तव में, देखो 23 से भी कोई छोटा मान है क्या बारंबारता में, नो। तो क्वेश्चन में लगता है एरर है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों लिखेंगे हम, है ना। 23 जो बारंबारता है सबसे कम है, और ये किस किस की है, एक तो है वर्ग अंतराल कौन 125 से 150, ये पहला हो गया, और दूसरा कौन है बताओ, ये है 300 से 325 रुपये पाने वाले व्यक्ति कितने हैं 23, तो सबसे कम बारंबारता 23 तो ही दिख रहा है इसमें, है ना। तो यही पूछ रहा था, तो दोनों वर्ग अंतराल हो जाएंगे, पहला 125 से 150 और दूसरा 300 से 325। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल 300 से 325 की उच्च सीमा व निम्न सीमा क्या है ना। तो देखो इसमें
300 से कितना बोल रहा है, 325। ध्यान से देखना, ये वर्ग अंतराल है। इसके बाद क्या, इसमें जो उच्च सीमा है, मतलब जो ज़्यादा मान है उसको उच्च सीमा कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 325 ये हो जाएगा उच्च सीमा, ठीक है, ये हो जाएगी उच्च सीमा, अपर लिमिट, और ये क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा। सही है ना। तो ऐसे किसी में ही पूछ सकता है आपसे, ये किसी में भी, इसमें जितनी भी सीमाएं दी गई हैं। अब जैसे कहे 275 से 300, इस वाले में है ना, इसकी बताओ उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितनी है इस वाले में, 300, और निम्न सीमा कितनी है, 275। क्लियर। और ये क्या है, पूरा एक प्रकार से वर्ग अंतराल। और कितने का अंतराल है, 25 का। देख रहे हो ना। अगला क्वेश्चन, किन दो वर्गों की बारंबारता समान है। ऐसे कौन से दो वर्ग हैं इस क्वेश्चन में जिनकी बारंबारताएं समान हैं। तो 23 वाला ही था, देख सकते हैं आप, ये वाला, ठीक है, 23 मतलब ये वाला, ये, और कौन सा, ये वाला। वर्ग अंतराल का नाम बताना है। तो वर्ग अंतराल कौन, पहला 125 से 150, और दूसरा कितना, 300 से 325। इन मतलब 125 से 150 के वर्ग अंतराल की सीमा मतलब बारंबारता, और 300 से 325 की वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है, ये दोनों क्या है, समान है। यही लिख देंगे हम। सही है ना। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हो गया। इसमें आपने क्या क्या सीखा, वर्ग अंतराल क्या होता है, जितने का वर्ग अंतराल की माप अगर पूछे तो गैपिंग जितने की चल रही है ना, चाहे जिसमें आप देखेंगे तो बराबर की चलेगी। तो यहाँ पर जैसे कितने की थी, 25 की थी। ऐसे बारंबारता किसकी ज़्यादा है, तो आप देख लेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, रिपीट हुआ होगा, वही सर्वाधिक हो जाएगी बारंबारता, और सबसे कम बार जो आया होगा वो सबसे कम। निम्न सीमा और उच्च सीमा जरूर याद कर लेना, कोई जिस भी वर्ग अंतराल की बोले गए। जैसे यहाँ 300 से 325 वर्ग अंतराल की बोला था, तो इसमें 300 क्या होगा, कम वाला निम्न सीमा, और ज़्यादा वाला मान क्या होगा, उच्च सीमा। मतलब 300 निम्न सीमा और 325 उच्च सीमा हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। सिंपल है एकदम। ठीक है, इस पार्ट में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और सेकंड वाले पार्ट में हम इसका करेंगे क्या, मूल्यांकन, मतलब सवाल करेंगे इस पे आधारित। तो चलिए अब आप देख लेते हैं हम क्या दिया। देखो, अब हम पढ़ेंगे आयत चित्र, है ना। ये है अपना चैनल। कह रहा है इसके पूर्व प्रशिक्षु दंड आरेख, मतलब ये वाला आरेख, ऐसे सीधी लाइनें जो ऐसे ऐसे बनती हैं, ठीक है, बार ग्राफ के माध्यम से अवर्गीकृत आंकड़ों के ग्राफ बनाने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से क्या हो चुके हैं, आप परिचित हैं। किंतु अब यदि आंकड़े वर्गीकृत हैं और बारंबारता दिया गया है तो उनका निरूपण भी ग्राफ द्वारा, तो देखिए आगे, इनका निरूपण भी ग्राफ द्वारा किया जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण को आयत चित्र कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों को जो निरूपण करने के लिए चित्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आयत चित्र कहते हैं। आयत चित्र में एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल को आधार माना जाता है ना। एक्स अक्ष पर क्या मानते हैं, वर्ग अंतराल को आधार मानेंगे, ठीक है, मानकर आयत खींचे जाते हैं। और आयतों की चौड़ाई वर्गांतर के तथा ऊंचाई संबंधित वर्ग के समानुपाती होती है। आइए अब आयत के निरूपण के पर विचार करते हैं। देखें यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये वर्ग अंतराल है। कितने का अंतराल चल रहा है अगर पूछे तो 10 का। बारंबारता देखो 0 से 10 में कितने हैं, 2, 10 से 20 की 6, ऐसे 14, 16, 10 और कितना 2 दिया गया है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे किया जाएगा। यहाँ पर क्षैतिज है ना, अक्ष पर वर्ग अंतराल को निरूपित करेंगे। क्षैतिज मतलब ये एक्स अक्ष पर, ये देखो क्षैतिज मतलब लेटी हुई लाइन, ये एक्स अक्ष होता है, और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, वाई अक्ष, ये मतलब है। तो कह रहा है कि निरूपित करेंगे हम। और दंड की लंबाई मतलब ये जो सीधी सीधी लाइनें बनी हैं ऐसा, ये क्या है, दंड आकार, है ना, वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है। साथ ही दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच कोई रिक्तता नहीं है। देख सकते हैं 0 से 10, 10 के बाद 10 से तुरंत 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये इसी को दिखाया गया है। तो ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, तो इस पर क्या लेंगे, वर्ग अंतरालों की माप ले ली गई। और ये क्या है, वाई अक्ष है। वाई अक्ष पे क्या दिखाया गया है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है। और इधर इसका वर्ग अंतराल गैपिंग कितने की, देखो 0 से 10 यहाँ तक, देखो 0 से 10 इसकी जो बारंबारता कितनी है, 2 दी गई है,
तो ये हो गया, देख सकते हो ना आप, 2 है। ऐसे 10 से 20, इसकी जो बारंबारता कितनी है, 6 है। यहाँ पे देखो ये सब क्वेश्चन में ये 6, तो इसको 6 से मिला दिया गया। ऐसे ये किसके बता रहा है, 20 से 30 वाला कितने तक है, 14 तक है। देख सकते हैं 20 से 30 वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, 14 है ना। और यहाँ पहुँचे तो कितनी है, 16, मतलब 40 से 50 16 है। यस, 30 से 40 सही है, 30 से 40 16 है। फिर 40 से 50 में कितना हो गया, कम हो गया है, 10 हो गया है। तो ये देखो यहाँ से मिलाया गया है ये, ठीक है। और ये कितना है, तो आपका ये 2 है, तो ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितना है मान, 2। 10 से 20 वाले में कितना है बारंबारता, 6, ठीक है। 20 से 30 वाले में कितना है, 14, ठीक है। और इधर 30 से 40 में कितना है, 16। उसके बाद 40 से 50 में कितना है, 10 है, ठीक है। और 50 से 60 में कितने हैं, 2 हैं। ये बना दिया गया है। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, वर्ग अंतराल, और वाई अक्ष पे क्या होता है, बारंबारता को दर्शाया जाता है ग्राफ पे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन भी आप इस बताएंगे आप इसी में से। चलो देखो क्या दिया है, आंकड़ों के इस प्रकार के आलेखीय निरूपण को क्या कहते हैं, आयत चित्र। जो भी हमने बनाया था ऐसे ऐसे क्या बन रहा था, बार बार आयत बन रहा था, ये ऐसे ऐसे सही था ना, ऐसे ही बना था। ये यहाँ पर भी दिखाया गया है, देख सकते हो आप। अब निम्न आयत चित्र को देखकर प्रशिक्षुओं से निष्कर्ष निकलवाएं, मतलब आपको उत्तर बताना है। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस वाले में, प्रश्न में। इधर क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल मतलब ऊंचाई है ना, सेंटीमीटर में दी गई है इधर एक्स अक्ष पे, और वाई पर क्या दी गई, शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखना आप। अगर आपसे कहें यहाँ पे हम कि 0 से, ये बताओ क्या हो जाएगा, 145। जब भी कभी ऐसा मिले तो यहाँ पे बीच में ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि गैपिंग इकट्ठा बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे। तो 0 से 145, आप देखो 145 150 में कितने शिक्षार्थी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 ही तो होगा यहाँ पर। 150 से 155 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शिक्षार्थी हो जाएंगे बताओ। यहाँ देखो कहाँ तक है, ये 10 तक है, इसमें तो कुछ दिया नहीं है ना। 8 से ज़्यादा है, ये क्लियर है। फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं, पता चलेगा क्या पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, चित्र देखें आप ध्यान से, फिर क्वेश्चन अभी करेंगे तो समझ में आएगा। देखें आप चित्र सही से। इधर क्या दिया है, एक्स अक्ष पे ऊंचाई दी गई है शिक्षार्थियों की, और वाई अक्ष पे क्या दी गई, संख्या दी गई है। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है ना। तो सबसे ज़्यादा बताओ किस में होगी, इसी में तो है शिक्षार्थी सबसे ज़्यादा। कह रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई में है, तो सबसे अधिक शिक्षार्थी बताओ किस में है, इसमें है। किस में, 155 से 160 के बीच वाले है ना ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, 12। और सब में देख सकते हैं सब छोटा बना है, सब में कम है, तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो 155 से क्या हो जाएगा, 160 ऊंचाई वर्ग में सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी हैं, मतलब 12 हैं। किसमें क्या लिखेंगे, 155 से 160 इस वाले ऊंचाई वर्ग में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, कितने हैं अगर पूछे तो कितने थे, 12, ठीक है। देखो अगले में क्या कह रहा है, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 160 से 165, देखो ये वाला 160 से 165 ये वाला, तो ध्यान से देखो कितना है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तक गया है 10 तक है ना, कितनी है 10। तो बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा संख्या 10। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन बताया आप, देखो कह रहा है कि सबसे कम, क्या बोल रहा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है ना। तो चित्र देखें तभी समझ में आएगा, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो देखो सबसे कम किस में है, देखो सबसे कम इसी वाले वर्ग में दिख रहे हैं 2 शिक्षार्थी, क्योंकि और सब देखो आप ज़्यादा ही बना है, बड़ा है ना। तो सबसे कम इसी वाले में हो जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तीसरा क्वेश्चन। तो बताओ किस में है, 145 से 150 किस वर्ग में, 145 से 150 है ना, वर्ग की ऊंचाई जो है 150 रहेगा। यार क्या लिख दिया हमने, ठीक है। आइए
कितना हो जाएगा 150। इसमें सबसे कम है। अगर पूछता कितने शिक्षार्थी हैं तो कितने हैं, 2। क्लियर है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे 2 ही शिक्षार्थी है सबसे कम, बाकी सब में 2 से ज़्यादा है। तो तीसरे में को क्या हो जाएगा 145 से 150 है ना, ये वाला ग्रुप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, कह रहा है कि सबसे अधिक ऊंचाई शिक्षार्थी, सबसे अधिक शिक्षार्थी 155 से। अच्छा ये उत्तर दे दिया यार, ये तो अभी हमने किया भी था। क्या दे दिया, उत्तर ही दे दिया। देखो ये देखो अभी आया था ना, देखो ये पहले में कितना 155 160, और दूसरे वाले का उत्तर कितना ये आ गया। ये देखो हमने किया था 10 से 4 तो संख्या पूछा था, कितना था 10 था, और ये 145 से 150, ये देखिए लास्ट वाले का उत्तर है ना। इसमें तो उत्तर ही दे दिया भाई साहब। चलिए एक थोड़ा सा और बचा है, इसको देख लें आप, ठीक है, इसको देख लेते हैं और ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट एक्सरसाइज। अब केवल हमें पढ़ना होगा इसमें क्या, इसका जो है आंकिक प्रश्न, मतलब ध्यान से आप देखें जल्दी से, बैकग्राउंड में आप ध्यान से देखें इस चित्र को, और क्वेश्चन आपको लगाना है। क्या दिया है, निम्नलिखित आया चित्र को देखकर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करना है, हल करने हैं। तो देख सकते हैं आप, ऊंचाई दिया गया है इधर, है ना, ऊंचाई का अंतराल दिया गया है, और इधर दिया गया है कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या। ये देखिए ये दिया गया है चित्र में। देखो जैसे देखो 125 से 130 में कितनी लड़कियां हैं, 125 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी लड़कियां हैं, 1। ऐसे ये दिया गया है। इसको आप ध्यान से जल्दी देखें, और आप यहाँ 3 लिखा है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज कंप्लीट भी है। देख लिया होगा चित्र को आपने, ध्यान से देखें जल्दी से, बताएं आप, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो मूल्यांकन है। मूल्यांकन मतलब क्वेश्चन जो पढ़ा वो करना है। तो देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है, बताओ क्या सूचना दे रहे हैं हम, क्या दे रहा है, देखो देख सकते हैं आप, है ना, लड़कियों की ऊंचाई, कक्षा 8 की लड़कियों की ऊंचाई, है ना, और उनकी संख्या के बारे में बता रहा है कि कितनी लड़कियां कक्षा 8 की इतनी हैं जिनकी ऊंचाइयां इनमें से कोई ना कोई है। तो ये बता रहा है आयत चित्र, है ना, कि लड़कियों की ऊंचाई के बारे में बता रहा है, सूचना दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग में लड़कियों की संख्या अधिकतम है, अधिक लड़कियां हैं, तो बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है आपको, लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसको हटा ही देते हैं। देखो आप सबसे ज़्यादा 6 लड़कियां हैं यहाँ पे, और ये पूछ रहा है कि किस वर्ग में, तो वर्ग कौन है, देखो 140 से 145 वर्ग है। कौन है, 140 से 145 वर्ग, ये वाला ही वाला तो है जिसमें सर्वाधिक लड़कियां हैं। कितनी हैं, 6 हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। कह रहा है कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 145 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है। तो बताओ 145 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और उससे अधिक जितना भी आएंगी इससे अधिक भी, उनका हमें संख्या बतानी है। तो बताओ कितना होगा, कितना होगा, देख सकते हैं आप, देखें आप 145 है ना, ये सेंटीमीटर या उससे अधिक, तो 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक बताओ किस में होगा। क्या ये भी शामिल होगा, बताएंगे आप कमेंट करके जल्दी से, डाउट लग रहा है। बाकी नहीं तो 145 या इससे अधिक यही तो होगा, क्योंकि इसमें 145 तक ही है ना। 145 का मतलब होता है 100 क्या दिया है ये वाला ग्रुप, 140 से 145 लिखा है, इसका मतलब होता है कि 140 से तो अधिक लेकिन 145 से क्या कम, तो ये तो ग्रुप छूट जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला जुड़ेगा, है ना, ये वाला और ये वाला, ये 3 जुड़ेंगे 3, तो 4 2 6 और 1 कितना 7, कितना 7 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। एक बार इसको कमेंट करके बताना, और इसे भी ख़त्म करते हैं क्लास को, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है साउंड बज रहा है, कोई बजा रहा है, दिमाग ख़राब कर रहा है, और मना कर नहीं सकते हम। तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना आप, ठीक है। बाकी जो है इसका मूल्यांकन करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आप लगाएंगे मतलब क्वेश्चनों को। और ये चैप्टर में जितना दिया था हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, किसमें, ग्राफ द्वारा या फिर आयत चित्र द्वारा, ठीक है, और वर्गीकृत की भी पढ़ लिया है। और इसमें हमने पढ़ा है कि सूचना क्या होता है, मतलब आंकड़े किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा है, बारंबारता क्या होती है
है ना, उच्च वर्ग की बारंबारता, निम्न वर्ग की बारंबारता क्या होती है, उच्च सीमा क्या होती है बारंबारता की, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी क्लास। तो अच्छी लगे तो आप जो है शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यदि आपने अभी तक नहीं किया। तो चलते हैं, बस यहीं तक रखते हैं क्लास को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।